फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का सेट से रिलेटेड है। सेट के कंसेप्ट को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में जानेंगे। सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ well defined data is called set। किसी भी डाटा के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज डिनोटेड एज a capital letter। कभी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एच, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट को हम यूज करते हैं, है ना। ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं और वो होता है ऐसे, और इसके अंदर सेट के सभी एलिमेंट्स को रखा जाता है। सेट के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने डाटा का कलेक्शन करके एक सेट बनाया गया है, उसी को हम उसके सेट के मेंबर्स कहते हैं। सेट का मेंबर्स उसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक सेट को लेते हैं ए, तो ए के जितने भी मेंबर हैं, सपोज करिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 4 नंबर का कलेक्शन है जिसका नाम क्या है? सेट। तो सेट ए सेट का नेम हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट के जो 1 2 3 4 हुआ, वो उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। और इस सेट में कितने मेंबर हैं? तो 4 मेंबर हैं, है ना। तो इस सेट का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं उसको उसका एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। कोई एक बैग है जिसमें हम फ्रूट्स के कलेक्शन को लेते हैं। जैसे इसके अंदर मैंगो है, ग्रेप्स है, एप्पल है। तो यह एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक बैग हुआ। अभी इस सेट का कोई नेम नहीं है, लेकिन अगर इसका हम एक सेट बनाते हैं और इसके सेट के नाम को हम एफ से लिखते हैं, तो इस एफ एक सेट है, फ्रूट्स का सेट है, जिसके अंदर 3 मेंबर हैं, मैंगो, ग्रेप्स और एप्पल। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज अ सेट ऑफ फ्रूट्स हैविंग 3 मेंबर्स, मैंगो, ग्रेप्स एंड एप्पल। मैंगो, grapes and apples are the element of this set। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैंगो इज द एलिमेंट ऑफ फ्रूट्स, grapes इज द एलिमेंट ऑफ फ्रूट्स, एप्पल इज द एलिमेंट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। तो इस सिंबल को, ये जो सिंबल हमें पढ़ने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इज द एलिमेंट ऑफ, है ना। और इसको हम बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू। यानी कह सकते हैं M बिलोंग्स टू F, G बिलोंग्स टू F एंड A बिलोंग्स टू F। सेट के लिए कुछ सिंबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेट में यूज होता है ये सिंबल, इसको हम जनरली पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, है ना। एक और सिंबल है N, जिसको हम पढ़ते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसी तरीके से हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर Z प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर,
अगर z माइनस है तो निगेटिव इंटीजर्स। उसी तरीके से R से हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और Q से हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। नंबर्स के बारे में कंसेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो सिस्टम होता है। जो सबसे पहला सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। यानी सेट को रोस्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है, और एक और मेथड है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखते हैं, है ना। तो द एलिमेंट्स ऑफ a set is listed directly। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं a इक्वल टू 2 4 6 8 10। ये फर्स्ट 5 इवन नंबर है, लेकिन इसके फर्स्ट 5 इवन नंबर को डायरेक्टली लिखा गया 2 4 6 8 और 10। इसका मतलब हो गया कि 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए और 10 बिलोंग्स टू ए। इसमें जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं उसको डायरेक्टली लिस्ट किया गया है। इसकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लिखी गई है, डायरेक्टली एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसमें सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख दिया जाता है। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को लिस्ट किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज लिस्टेड। इसमें प्रॉपर्टी जो होती है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लिस्ट किया जाता है। जैसे इसी सेट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसमें लिखने का जो सिस्टम होता है उसको हम लिखते हैं x सच दैट x। ये सिस्टम है लिखने का। इसमें फर्स्ट 5 इवन नंबर है, आप लिख सकते हैं x इज द फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो इस तरीके से इस सेट को लिखने का एक ये भी सिस्टम हो गया। ये भी इसी सेट का मतलब है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स है उसको डायरेक्ट लिखा गया है, इसलिए यह रोस्टर फॉर्म हो गया। और इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को यहाँ लिस्ट किया गया है, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को और भी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल इवन नंबर, n इवन नंबर मतलब नेचुरल इवन नंबर, एंड x is greater than 1 and less than 11। तो ये भी इसी का फॉर्म है। x जो है x such that x, इसका एलिमेंट x इस तरीके से है कि वो नेचुरल इवन नंबर है, नेचुरल इवन नंबर है और 1 से 10 के बीच में है। तो 1 से 10 के बीच में इवन नंबर ये 5 ही मिलेगा। तो डायरेक्ट अगर एलिमेंट्स को लिखा गया है तो वो रोस्टर फॉर्म हो गया, अगर उसकी प्रॉपर्टीज को लिखा गया है तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट, सेकेंड सिंगलटन सॉर्ट, सिंगलटन सेट, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट,
फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट, यानी इक्वल सेट ले सकते हैं, इक्वल सेट। सिक्स्थ ले सकते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। 7 ले सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और आगे ले सकते हैं सबसेट। इस तरीके से और भी टाइप से एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट क्या होता है? द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाई फाई। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं फाई से। आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक ऐसा सेट है जिसमें कोई मेंबर नहीं है, इसका मतलब है कि यह ए जो है वह क्या है? फाई है। मतलब यह एक सेट है लेकिन इसमें कोई मेंबर नहीं है। सेट का जो कंपैरिजन है हम एक फैमिली से कर सकते हैं। जैसे हर एक फैमिली के लिए एक घर का होना इम्पोर्टेंट है, तो उसी तरीके से ये सेट जो है कुछ मेंबर्स के लिए एक घर है, कुछ एलिमेंट्स के लिए घर है, लेकिन ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब घर तो है लेकिन इसके अंदर रहने वाले कोई मेंबर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं सिंगलेटन सेट के बारे में, यानी द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट is called सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है उसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। मतलब ए अगर है, इसका एक ही एलिमेंट है, जैसे मानिए 5, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है। तो किसी सेट में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है 1 और इसमें होता है नंबर ऑफ एलिमेंट 0। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, और जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। थर्ड नंबर पर हम लोग को पढ़ना है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है लेकिन वो काउंटेबल है, वो फिक्स है, वो लिमिट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो लिमिटेड है, आप उसको काउंट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। द सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो, फिक्स हो, जिसको हम लिख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब देखेंगे एग्जांपल में, जैसे एक सेट है ए जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, तो ये इसके 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। अगर एक रहता तो इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, लेकिन इसमें ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है लेकिन काउंटेबल है, ए ई आई ओ यू, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, है ना, मोर देन 1 बट फिक्स्ड। आप उसको लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के और भी एग्जांपल्स हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये सेट के टाइप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट भी इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि द सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट वो फाइनाइट होता है। तो द सेट हैविंग अनलिमिटेड या हुज एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, द सेट
having no fixed elements, no fixed elements, या आप कह सकते हैं कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एलिमेंट्स नहीं है, इसमें एलिमेंट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिमेंट है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जो पूरे एलिमेंट्स को आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। जैसे आप लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स का तो कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा नेचुरल नंबर होगा। अगर ऑल नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो 1 2 3 4 5 है ना, इनफाइनाइट तक आप लिख सकते हैं। तो द सेट हैविंग नो फिक्स एलिमेंट और मेंबर्स आर नॉट काउंटेबल, मेंबर्स आर नॉट काउंटेबल। तो इस तरीके से इस सेट को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। आगे हम लोग को पढ़ना है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स जो है, अब दो सेट्स के कंपैरिजन है। इक्वल सेट, इफ द टू और more sets, if the two or more sets having same elements, then they are called equal sets, they are called equal sets। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे A है, A में है 2 4 6, और एक दूसरा भी सेट है, उसके मेंबर्स हैं 4 6 2। तो देखिए 2 4 6 ए के एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 वो बी के एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों सेट्स जो है, सो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट कहे जाएंगे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में ध्यान देना है, इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। दोनों में, 2 सेट हो या 3 सेट हो या 4 सेट हो, उसमें सेम एलिमेंट है। 2 इसमें है तो इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट सेम हो या नहीं हो, नंबर सेम होना चाहिए। फॉर इफ, आप इसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ द टू और मोर सेट्स हैविंग, आपने यहाँ लिखा सेम एलिमेंट, आप यहाँ लिखेंगे हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। जैसे आप A इक्वल टू लेते हैं 2 4 6 और B इक्वल टू लेते हैं 7 9 11। तो यहाँ एलिमेंट्स तो डिफरेंट है, इसका 2 4 6 एलिमेंट है, इसका 7 9 11 है, लेकिन नंबर ऑफ ए मतलब ए सेट के कितने नंबर हैं, तो 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। और नंबर ऑफ बी मतलब यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसमें भी, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। तो डिसजॉइंट सेट्स में ऐसे होते हैं सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है। इफ द टू और मोर सेट्स having no common elements, if the two or more sets having no common elements, then they are called disjoint sets। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए है, इसमें 1 3 7 11, और सेकंड एक सेट है जिसके मेंबर हैं 2 4 6 8 10।
तो ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में है, और बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए में है। यहाँ भी जो एग्जांपल लिया गया 2 4 6 7 9 11, इसका भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो यहाँ ए और बी इक्विवेलेंट तो है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन ये भी डिसजॉइंट सेट है और ये भी डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है और इसका कोई भी एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से ए एंड बी, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, है ना। कोई भी एलिमेंट जब कॉमन नहीं हो तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद सबसेट के बारे में पढ़ना है हमें। सबसेट में क्या है, ये भी दो या दो से अधिक सेट का कंपैरिजन है। मैं बताता हूं आपको। इफ all the elements of set A is also the element of set B, A का सभी एलिमेंट अगर B में हो, then A is called subset of set B। यहाँ A का टोटल एलिमेंट अगर B में प्रेजेंट हो तो A जो है वो B का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे आप ले सकते हैं कि A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन A का सभी एलिमेंट B में है, इसका 1 और 2 एलिमेंट है, इसका 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 इसमें ही प्रेजेंट है, इसलिए A इज द सबसेट ऑफ B। याद रखेंगे इस साइन को हम लोग बोलते हैं सबसेट। ये है सबसेट का साइन। आगे मैं आपको बताऊंगा सभी सिंबल्स के बारे में। ये सबसेट का साइन है, इसको आप याद रखेंगे। अगर सबसेट नहीं है तो ऐसे काट देंगे, अगर एलिमेंट नहीं है तो ऐसे काट देंगे, है ना। ये मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सुपरसेट के बारे में। तो सुपरसेट जो है वो जस्ट अपोजिट है सबसेट का। अभी हमने देखा कि सबसेट क्या होता है। सुपरसेट जो होता है, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, देन B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। यानी जस्ट इसका अपोजिट है, यानी A का सभी एलिमेंट B में है तो A जो है वो B का सबसेट है। उसी तरीके से अब B एक ऐसा सेट है जो A के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है, तो B सुपरसेट हो गया। तो B इज द सुपरसेट ऑफ A। यानी जैसे आपने एग्जाम्पल में लिया, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे 2 4 6, और B एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 4 6 7 सब कुछ है। तो 2 4 6 इसमें भी है 2 4 6, तो A is the subset of B because all the element of A is present in set B. So B has all the elements of set A, so B is called superset of set A. इसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द सेट which is the subset of all the given sets। यानी अगर बहुत सारे सेट दिए हो, सपोज करिए A इक्वल टू 1 2 4, B इक्वल टू 3 5, है ना, और इसी तरीके से C इक्वल टू 7 8, D इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ बहुत सारे सेट दिए गए हैं। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सभी सेटों का सबसेट है, यानी ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट है जो सारे सेट्स में अवेलेबल है। यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सर्टेन सेट्स। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखते हैं।
और u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। यानी ए जो है 1 to 4, इसमें भी 1 to 4 है, बी का भी सब एलिमेंट इसमें है, सी का भी सभी एलिमेंट इसमें है, डी का भी सभी एलिमेंट इसमें है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो जितने भी सेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में या किसी भी सर्टेन कंडीशन में, उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये सभी सेट का सबसेट होता है। आप देखिए ए के सारे एलिमेंट यू में है, तो आप कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ यू। बी के सारे एलिमेंट हैं यू में, तो बी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। डी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो कि सेट्स में दिए गए हों। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट के बारे में। तो यूनियन ऑफ सेट, द union of sets are the combination of two or more sets। जब दो या दो से अधिक सेट्स को हम कंबाइन करके एक सेट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ ये है कि यूनियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड एज, यूनियन ऑफ सेट्स इज रिटन एज, आप देखेंगे कैपिटल यू की तरह लिखते हैं हम यूनियन को, है ना। इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझेंगे। इफ ए इक्वल टू 1 2 4 एंड बी इक्वल टू 2 4 6, तो यहाँ दो सेट हैं और दोनों सेट का हमें एक यूनियन सेट बनाना है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, हमें ए यूनियन बी निकालना है। मतलब ए यूनियन बी एक सेट बनेगा, और एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट होंगे और बी के भी सभी एलिमेंट होंगे, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 2 दोनों में है, 4 और 6। तो ये ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट रहेंगे और बी के भी सभी एलिमेंट रहेंगे। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर टू सेट्स ए एंड बी, for two sets A and B, A union B is defined as X such that X is the element of A or is the element of B। हम लोग एक ऐसे सेट को बनाते हैं जिसमें पहले सेट के भी एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से बन जाता है यूनियन। यानी दो सेट के लिए यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें पहले वाले सेट के भी सभी एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं और दूसरे वाले सेट के भी सभी एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यूनियन से जस्ट अपोजिट है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, the intersection of two or more sets is a set having only common elements, यानी यहाँ हम दोनों को कंबाइन करके एक सेट बनाते हैं, उसको यूनियन सेट बोलते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट बनाते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इट इज रिटन एज, आप यू के अपोजिट में इसको लिखते हैं। यू ऊपर की तरफ होगा यूनियन और नीचे की तरफ होगा इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए है। जैसे आप सेम एग्जांपल्स लेते हैं इंटरसेक्शन के लिए, a इक्वल टू 1 to 4 एंड b इक्वल टू 2 4 and 6।
अब दोनों सेट के लिए अगर आप A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो A इंटरसेक्शन B भी एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट होगा। अब देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका एलिमेंट नहीं होगा। 2 इसमें है और इसमें भी है, दोनों में है, तो 2 इसका एलिमेंट होगा। 4 दोनों में है तो 4, यानी A इंटरसेक्शन B भी एक सेट मिलता है जिसमें A और B दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर 2 sets A and B, A intersection B is defined as x such that x is the element of A and B, यानी दोनों का A का भी एलिमेंट होना चाहिए और B का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन और यूनियन को बना सकते हैं। ये सारे सेट के बेसिक इंट्रोडक्शन थे, बेसिक टाइप्स थे, जिसका मैंने आपको शॉर्टकट में मैंने बताया। अब हमें जो मेन एक्सरसाइज फर्स्ट को समझना है, तो एक्सरसाइज 1.1 को समझने के लिए आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना होगा। एक, सेट के बारे में समझना होगा कि सेट क्या है। आप समझ रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, ये कलेक्शन होता है, किसी भी डाटा के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डाटा का कलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। और उसको हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं, ये एलिमेंट का सिंबल है ना, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और उसी तरीके से अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको एक्सरसाइज 1.1 को ठीक से समझ सकें। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। वो एम्प्टी सेट है क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एक है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल सेट या सिंगलटन सेट, है ना। और अगर उसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, 5 का मतलब हो गया नो एलिमेंट। ये मैं रिवाइज करा देता हूं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। सिंगलटन सेट का मतलब ओनली वन एलिमेंट, इसको ध्यान देना होगा। और थर्ड आपको ये जानना है फाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट के लिए उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट, फाइनाइट सेट में मोर देन वन एलिमेंट बट फिक्स्ड। आप कह सकते हैं फिक्स्ड मतलब लिमिटेड है, इसको आप काउंट कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक इसका उल्टा हो जाता है इनफाइनाइट सेट। इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। इसमें एलिमेंट जो होते हैं नॉट फिक्स्ड एलिमेंट, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 11th मैथ्स की। इसमें पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ता हूँ, बुक्स आपके पास होगा, आप देखेंगे उसको। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें सेट्स को पहचानना है कि कौन से इंफॉर्मेशन से हम सेट बना सकते हैं और आंसर को भी जस्टिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, यानी एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं जो कि फिक्स है। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं जो कि फिक्स है। तो उस तरीके से क्या ऐसे सेट को हम बना सकते हैं जो जे से स्टार्ट होता है। तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी 12 मंथ्स में से 3 ऐसे मंथ्स होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम जिसका हम सेट बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसको बना सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज ए सेट।
यह सेट है, यानी पहला जो है वो सेट है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर ऑफ इंडिया। ये तो सबकी नज़र में डिफरेंट हो सकता है, मेरी नज़र में कोई और टैलेंटेड होगा, किसी और की नज़र में कोई और टैलेंटेड होगा, तो दूसरे का हम सेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि कौन से 10 टॉप 10 टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो दूसरा जो है वो सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि इसमें मेंबर डिफाइन ही नहीं होंगे। जितने लोग बनाने बैठेंगे वो सब डिफरेंट डिफरेंट सेट को बनाएंगे, तो ये फिक्स नहीं है। थर्ड आते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेम है, इसका भी हम सेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सबके नज़र में अलग अलग पैरामीटर है देखने का, अलग अलग पैरामीटर से देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग क्रिकेटर हैं जो किसी और की नज़र में कोई और बेस्ट है, किसी और की नज़र में कोई और बेस्ट है, तो इट इज नॉट अ सेट। फोर्थ पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आप अपने क्लास के सभी बच्चों का एक सेट बना सकते हैं, क्योंकि आपके क्लास के बच्चे फिक्स हैं, आप उनको एक कलेक्शन में लिख सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हैं इट इज अ सेट। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर्स को आप लिख सकते हैं, 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो तो फिक्स हैं, 1 से लेके 99 तक, तो इट इज अ सेट। इसमें सारे आ जाएंगे 1 2 3 4, ये डॉट 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 99 तक आ जाएंगे, तो यस इट इज अ सेट। यहाँ भी आप लिख सकते हैं फोर्थ वाले को भी, यस इट इज अ सेट। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी बुक्स लिखे हैं वो तो फिक्स हैं, 10 लिखे हो, 20 लिखे हो, 100 लिखे हो, 1000 लिखे हो, वो तो फिक्स है, तो उसका हम सेट बना सकते हैं, यस इट इज अ सेट, क्योंकि वो सेट उसका हम कलेक्शन कर सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद के जितने भी बुक्स लिखे गए हैं उसका हम कलेक्शन कर सकते हैं, तो वो सेट है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑफ कोर्स इवन इंटीजर्स का हम कलेक्शन बना सकते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सेट होगा, लेकिन सेट तो हम बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज अ सेट, जिसका हम कलेक्शन करके एक ग्रुप बना सकते हैं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकते हैं, उसको हम सेट में लिख सकते हैं, और जिसका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कर सकते हैं उसका हम सेट नहीं बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो किसी भी चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो फिक्स होते हैं, हम सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, उसका एक कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में कितने डेंजरस एलिमेंट्स हैं वो तो फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसका सेट नहीं बना सकते हैं, तो इट इज नॉट अ सेट। इस तरीके से पहले जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 1 में 9 क्वेश्चंस था, जिसमें हमें ये डिफाइन करना था कि किसका हम सेट बना सकते हैं और किसका सेट नहीं बना सकते हैं। जो पॉसिबल है उसका हम सेट बना सकते हैं, जो इम्पॉसिबल है उसका हम सेट नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन नंबर 2 3 और 9 ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इम्पॉसिबल है। सबसे मोस्ट टैलेंटेड कौन है, सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, सबसे मोस्ट डेंजरस एलिमेंट कौन सा है, ये सब फिक्स नहीं है, इसलिए ये इम्पॉसिबल कलेक्शन होगा जिसका हम सेट नहीं बना सकते हैं। और जिसका हम सेट बना सकते हैं, जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है, जो पॉसिबल कलेक्शन है, उसका हम सेट बना सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे यस इट इज अ सेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें बिलोंग्स टू का सिंबल और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट करना है। तो देखिए 5
ब्लैंक्स ए, तो 5A का एलिमेंट है कि नहीं, देखिए 5A का एलिमेंट है, तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 तो इसमें नहीं है, 8 जो एलिमेंट है वो 1 का एलिमेंट नहीं है, तो लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स विथ ए, या 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। उसी तरीके से 0 भी इसका एलिमेंट नहीं है। 4 इसका एलिमेंट है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से जो किसी भी सेट का एलिमेंट है उसमें हम बिलोंग्स टू का सिंबल भरते हैं, और जो उसका एलिमेंट्स नहीं है उसमें हम डज नॉट बिलोंग्स टू या इज द नॉट एलिमेंट ऑफ का सिंबल फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ रोस्टर फॉर्म दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ रोस्टर फॉर्म दिए गए हैं, उसे हमें लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म दिए गए हैं, उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मीन्स हमें एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना है। इसमें एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को इंडिकेट किया गया है, तो जिसमें एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को इंडिकेट किया गया हो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हमें डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देना है, उसमें एलिमेंट्स का पता करके उसका एक सेट बनाना है, जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A, x such that x is an integer and x is greater and equal to -3। x जो है -3 और -3 से बड़ा है लेकिन 7 से कम है, 7 से कम है, तो यहाँ कौन सा सेट बनेगा, एक हमें सेट बनाना है। तो -3 या -3 से बड़ा, तो -3, -2 इंटीजर्स है तो -1 भी होगा, 0 भी होगा। 7 से लेस है तो 6 तक होगा, 1 2 3 4 5 6। 7 से लेस है तो 6 तक होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, यानी 6 से कम नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5, 6 से कम 5 तक होगा। सी, क्वेश्चन नंबर 3 है, सी एक सेट है जिसमें क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे नंबर्स के सेट बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर्स के सेट। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10, 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे खत्म होता है, तो 10 से लेके 99 के बीच ऐसे नंबर्स को सर्च करना है जिसमें दोनों डिजिट का सम कितना हो, 8 हो, दोनों डिजिट का सम 8 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 10 से स्टार्ट होगा, तो 1 और 7 8 होता है, यानी 17। 1 और 7 कितना होता है, 8। तो उसके बाद 2 पे देखते हैं, तो 2 और 6 भी 8 होता है, यानी 26 लेंगे। 26 2 डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट का सम 8 होगा। उसके बाद हम ले सकते हैं 35, 3 और 5 8 होता है। फिर 44, 4 और 4 भी 8 होता है। 50 से 60 के बीच में मिलेगा 53, 62 भी होगा क्योंकि 6 और 2 दोनों का सम 8 होगा। 71 भी होगा, 71 का 80 भी मिल सकता है, और 90 से 100 के बीच में तो कोई मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसका सम तो 9 से अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी जो था उसमें हमने 2 डिजिट्स के नंबर्स को मैंने लिखा जिसमें दोनों डिजिट का सम कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, D is a set x such that x is a prime number which is divisor of 60, जो 60 का डिवाइजर है ना। तो 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर में कौन कौन सा होता है, तो 60 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 60 के फैक्टर से आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा नंबर 60 से का डिवाइजर होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यानी जो डी सेट होगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 2, एक ही नंबर्स को दो बार नहीं लिख सकते हम, 3 और 5। यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 तरह का प्राइम नंबर मिलेगा और वो मिलेगा 2, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं? एक लेटर्स को दो बार नहीं लिखते हैं। यानी टी हमने लिख दिया, तो टी जब हमने लिख दिया तो यहाँ भी टी था, कैंसिल हो गया। उसके बाद आर, आर भी दो बार था, लेकिन एक ही एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते हम। उसी तरीके से आई, आई भी हमने लिखा। फिर जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है, ठीक है, और फिर वाई है। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स थे उसका सेट कंप्लीट हो गया। एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो वर्ड बेटर में कौन कौन से लेटर हैं? ध्यान दे सकते हैं, बी है, फिर ई भी है। देखिए ई दो बार है लेकिन एक ही बार हम उसको राइट करेंगे। टी भी दो है, एक ही बार लिखेंगे, और आर लिखेंगे। इसमें 4 तरह के एलिमेंट जो थे, 4 लेटर्स कंबाइन करके एक वर्ड बना था, जिसमें बी 1 टाइम्स था, ई 2 टाइम्स था, टी 2 टाइम्स था और आर 1 टाइम्स था। तो इस तरीके से ये सबका आंसर है, कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें रोस्टर फॉर्म यानी एलिमेंट्स को डायरेक्ट दिया गया है और हमें इसके किसी भी एक प्रॉपर्टीज को लेकर के सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। तो देखिए पहले वाले को लिखते हैं। इस पे देखना होगा और प्रॉपर्टी को सर्च करना होगा। 3 6 9 12। तो ये 3 का मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल और 4 मल्टीपल। तो आप लिख सकते हैं x such that x the first 4 multiple of 3, the first 4 multiple of 3। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे x such that x, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12। तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 3n, 3n, जहाँ n क्या है, वेयर n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और लेस देन एंड इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि n का वैल्यू 1 से 4 तक होगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 होगा, तो 3 n 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, 2 रखेंगे 3 2 जा 6, 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 4 रखेंगे 3 4 जा 12। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोई और भी सिस्टम है, कोई और भी प्रॉपर्टी है जिसको आप अपने से लिख सकते हैं बना करके, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म में 2 4 8 16 और 32। तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपली है। 2 का सब मल्टीपल में देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। इसका मतलब है कि यह सेट जो है एक सच दैट x है ना, इक्वल टू 2 टू द पावर n। 2 के पावर n में है, ये 2 का पावर 1, देखिए 2 है तो 2 का पावर 1, 4 है तो 2 का पावर 2, 8 है तो 2 का पावर 3, 16 है 2 का पावर 4, 32 है 2 का पावर 5। यानी x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो n क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5, वेयर n लेस देन 6, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6। यानी n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक होगा। n ग्रेटर देन 0 लेस देन 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 लेस एंड इक्वल टू 5। इसमें इक्वल टू आ गया यानी 1 से 5 तक, या फिर 0 से बड़ा और 6 से छोटा आप लिख सकते हैं। यानी स्पेशली ये प्रॉपर्टी लिखा गया 2 4 8 16 32 के बदले में एक कॉमन प्रॉपर्टी 2 टू द पावर n को लिखा गया, जहां n का वैल्यू क्या होगा, 0 1 सॉरी n का वैल्यू 1 2 3 4 5।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी 5, 25, 125, 625 बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आप लिख सकते हैं x such that x equal to 5 to the power n, where n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक होगा, 1 2 3 4। तो n is greater than 0 and less than 5, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, n is greater than equal to 1 and less than equal to 4। किसी भी तरीके से n का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 होना चाहिए, क्योंकि जब n 1 रखेंगे तो 5, n 2 रखेंगे तो 25, n 3 रखेंगे तो 125 और n 4 रखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स यानी 625। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 4 6। तो 2 4 6 तो इवन नंबर है, आप लिख सकते हैं x such that x is an even number। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, ये सभी फाइनाइट सेट थे तो इसके लिए लिमिटेशन देना इंपॉर्टेंट है। ये फाइनाइट सेट का ये लिमिटेशन है कि n 1 से 5 तक है। ये फाइनाइट सेट का लिमिटेशन है n 1 से लेकर 4 तक है। लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, तो इसमें लिमिटेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कॉमन प्रॉपर्टीज इवन नंबर है, 2 4 6 ये इवन नंबर है, आप सिंपली लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन इवन नंबर। या अगर इसको ज्यादा करेक्ट लिखना चाहते हैं तो इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, या सिर्फ इवन नंबर लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 4 9 100। ये देखिए ये सब स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसी तरीके से 10 का स्क्वायर 100। तो आप प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं कि x such that x equal to n square, where n is first 10 नेचुरल नंबर, या n is less than 11, n is less than 11 यानी n 11 से छोटा होगा। n एक नेचुरल नंबर है जहां n 11 से छोटा होगा। या इसका लिमिटेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n is greater equal to 1 और less than equal to 10। किसी भी तरीके से n का वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आना चाहिए। उसके लिए आप लिमिटेशन कंडीशन कुछ भी लगाएं, आप इसका मतलब ही 1 से 10 तक, क्योंकि n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ भी 1 से ग्रेटर इक्वल 10 से लेस इक्वल यानी 1 से 10 तक, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। इसमें सब में क्वेश्चन नंबर 5 में सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट की प्रॉपर्टीज को दिया गया है, सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रॉपर्टीज को दिया गया है, और उससे हम लोग को उसके एलिमेंट्स को डायरेक्टली फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जो पहला सेट है x such that x is an odd नेचुरल नंबर, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है यानी ये इनफाइनाइट सेट है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। इसमें डॉट डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है। x such that x an integer and condition is x is greater than -1/2 and less than 9/2। तो इंटीजर्स में -1/2 जो है इससे बड़ा पहला इंटीजर हमें 0 मिलेगा, और 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5, यानी जो x का लिमिटेशन है ना, वह 0 से लेके 4.5 के पहले तक मिलेगा। यानी इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा? 0 1 2 3 4, यानी 0 से स्टार्ट होगा और 4.5 से छोटा, यानी 0 से लेकर के 4.5 से पहला ठीक इंटीजर कौन सा मिलता है? 4, यानी 0 से लेके 4 तक। तो जो सेकंड सेट होगा उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे? 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इसका लिमिटेशन -1/2 से बड़ा है
और 9/2 से छोटा है, यानी 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो फ्रॉम 0 to 4। आप इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकता था, ये क्वेश्चन में x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस एंड इक्वल टू 4, ये सेम कंडीशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, x such that x is an integer and x square is less and equal to 4, less and equal to 4। तो x स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू 4, इस कंडीशन को क्लियर करिए। तो x इज लेस एंड इक्वल टू √4 है ना। तो √4 का मतलब क्या होता है कि +-2, यानी x बिलोंग्स टू फ्रॉम -2 एंड अप टू 2, यानी x जो है वो -2 से लेके 2 तक बिलोंग करता है। इस कंडीशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू 4, तो x इक्वल लेस एंड इक्वल टू √4 whose value is +-2। तो +-2 it means कि x belongs to from -2 up to 2। So the set C will be -2, -1, 0, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4 है D is a set such that x is a letter in the word लोयल। तो लोयल में तो सब यूनिक लेटर है, कोई भी डबल नहीं है, सिर्फ एल डबल है। तो आप एल को सिंगल लिखेंगे तो एल, उसके बाद ओ वाई ए, ये 4 एलिमेंट मिल करके लोयल वर्ड को बनाते हैं। क्योंकि एल डबल है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट 4, और ये इसका डायरेक्ट एलिमेंट हो गया, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं। x such that x is a month of a year having 30 days। तो ऐसे मंथ्स को लेना है जो जिसमें 30 डेज होता है। 30 डेज जिसमें हो सकता है उसको लेना है। तो फरवरी तो नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे मंथ्स को लेंगे जिसमें 30 डेज होता है। तो जनवरी में 31 होता है, फरवरी में 28 या 29 होता है ना। मार्च में 31, फिर अप्रैल आता है, अप्रैल, फिर मई नहीं आता है, जून आता है, जुलाई अगस्त नहीं आता है, फिर सितंबर आता है, अक्टूबर नहीं आता है, नवंबर आता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इस कंडीशन के लिए 4 मिलेंगे जिसमें 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें हमें के से पहले देखना है कितने कॉन्सोनेंट हैं, और वॉवेल्स को नहीं लिखना है। इंग्लिश अल्फाबेट के सिर्फ कॉन्सोनेंट को लिखना है, कॉन्सोनेंट को, यानी ए से ले के से पहले कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो ए तो वॉवेल है तो मिलेगा बी, सी, डी भी मिलेगा, फिर ई वॉवेल हो जाता है तो एफ, जी, एच, आई वॉवेल है, जे, और के से पहले तक लिखना है तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो जो एफ सेट है उसका ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसका रोस्टर फॉर्म में क्या मिलेगा, बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड जे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैचिंग करना है, यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी रोस्टर फॉर्म में है, और ए, बी, सी, डी ये सभी सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो अब ये सब सेट्स, इस सभी सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म को क्रिएट करना है और फिर मैच करना है। पहले रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाए। x सच दैट x अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी 6 का कौन सा प्राइम नंबर डिवाइजर होता है। तो 6 का एक डिवाइजर होगा 2 और एक डिवाइजर होगा 3। दूसरा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो 6 को डिवाइड करेगा, सिर्फ 2 और 3 करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से 2 और 3। तो देखिए ए का जो रोस्टर फॉर्म वह मिलेगा 2 और 3। तो 1 में कौन सा अटैच होगा, 2। ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। x सच दैट x एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से कम नेचुरल नंबर जो कि ऑड है। तो 1, 3, 5, 7, 9।
ये 1, 3, 5, 7 एंड 9 ऑड नंबर है, जो 10 से कम है, नेचुरल नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। तो जो बी ग्रुप है, जो सेट बिल्डर फॉर्म, उसका हमें रोस्टर फॉर्म क्या मिलेगा? 1, 3, 5, 7 और 9। चलिए सी नंबर देखते हैं। x such that x is natural number and a divisor of 6, यानी 6 नंबर्स को कौन कौन डिवाइड करेगा? जो इसका फैक्टर होगा। नेचुरल नंबर में लेना है, प्राइम नंबर में नहीं लेना है। अगर प्राइम नंबर में लेना होता तो 1 और 2, 3, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर में मिलता है, लेकिन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 और 3 मिलेगा। तो इसका कौन कौन सा पॉसिबल डिवाइजर है? तो 1, 2, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है। ये वो सभी नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है, जिसमें 2 प्राइम नंबर है। जो पहला कंडीशन था उसमें 2 और 3 वो प्राइम नंबर के लिए था, ये नेचुरल नंबर के लिए 1, 2, 3, 6। देखिए पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। डी नंबर देखते हैं। x such that x is a letter of the word mathematics। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी एक एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो m है ना, उसके बाद आप a, ठीक है। अब चलिए t यहाँ 2 टाइम है तो हम एक ही बार लिखेंगे MAT, फिर मिलेगा h, फिर E, ये सब सिंगल है, I सिंगल है, C सिंगल है और S सिंगल है, यानी MATHEICS ये हमें थर्ड कंडीशन को फॉलो करता है। यानी सेपरेटली अगर देखें तो 1 में कौन सा है? C, सेकेंड में कौन सा है? तो A, थर्ड में कौन सा है? D, और फोर्थ में कौन सा है? तो B। इस तरीके से जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का क्लास 11th का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके उसको दोबारा पूछ सकते हैं, उसको दोबारा बनाने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर आपको सारे क्वेश्चन सही से समझ में आए हो तो आप चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।